हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो बेटे? याद है हमने अपना एक सेकंड चैप्टर शुरू किया हुआ था, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और मैं आपसे बताने वाला यह था कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब ऐसी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस केस में स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं। यह चैप्टर है पूरा। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उस केस में स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, हमने यह शुरू किया था। और मैं आपसे कह रहा था, तो मैंने अपना सबसे पहला मुद्दा उठाया था। मैं इतनी बड़ी बातें तो कर ही नहीं रहा, ये तो बस मैंने एग्जांपल देने के लिए कहा था कि सभी तेल के जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर अपनी एक एसोसिएशन बना लिया। हमें महंगा तेल दे रहे हैं तो हमें क्या स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए, तो हमें अपना डाइवर्सिफिकेशन कर देना चाहिए, दूसरे प्रोडक्ट की तरफ चले जाना चाहिए। ये तो मैंने वैसे समझाने के लिए बताया था। मैंने कहा था सभी यहां से शुरू किया था, मेरे 7 टॉपिक है, जिसमें पहला टॉपिक मैंने आपसे कहा था कि मेरा टॉपिक है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैंने कहा था इसके लिए आपको 2 चीजें देखनी है, ये मेरे कंट्रोल की चीज नहीं है। मैंने कहा था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट का अलग अलग स्टेजेस होती हैं। अब ये हमेशा ही हर प्रोडक्ट के साथ ऐसा होता है, तो हमें अब बड़े ध्यान से सोचना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट कौन सी लाइन में है, तो हमें ये देखना चाहिए। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सिखा रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा वैल्यू चेन एनालिसिस बताया था। मैंने कहा जी हर एक्टिविटी कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करे, जिसके लिए पोर्टर साहब ने एक्टिविटीज बनाकर दी थी। और वो कह रहे थे कि हमारे पास 5 मेन एक्टिविटीज और 4 सपोर्टिव एक्टिविटीज है, हमें उसमें डिवाइड कर लेना चाहिए और उन्हें कंट्रोल करना चाहिए ताकि वैल्यू ऐड हो सके हर एक्टिविटी से प्रोडक्ट के अंदर। वैल्यू का मतलब सेटिस्फेक्शन हो सके। यहां तक बात हो गई थी। तो बट हमारा मुद्दा यह आ गया था कि मैंने समझ तो ली ये बातें यार, इसमें समझ लिया था कि वैल्यू चेन में कौन कौन सी मेन है, कौन कौन सी क्या है, लिखूंगा क्या। मेरा पहला टॉपिक प्रोडक्ट ही चालू था, तो मैंने प्रोडक्ट शुरू कर दिया। तो मैंने कहा पहले तो प्रोडक्ट के बारे में लिखूंगा। तो प्रोडक्ट जिसे हम सेल कर सकते हैं, जो सेल करते हैं हम, वो गुड्स और सर्विस हो सकती है, वो फिजिकल गुड्स हो सकते हैं। और फिर मैंने कहा था आप उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी शुरू कर दो, और 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। मैंने पहली कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी कि वो टेंजिबल होनी चाहिए। तो मैंने कहा था टेंजिबल में थोड़ा सा इस तरह से मैटर अंदर भी थोड़ा बहुत होना चाहिए लिखने का। ये नहीं बस टेंजिबल होनी चाहिए और नंबर मिल जाएंगे आपको, ऐसा नहीं है। आप मेरी बात समझे, एसएम में चेकर को लैंग्वेज भी सेम चाहिए, अंदर का मैटर भी सेम चाहिए। जब मैं आपको इतना सारा मैटर करवा दूंगा ना, तो इसका 10, 20, 30, 40% कुछ तो लिखोगे ना तुम, तो नंबर आएंगे। खाली मैं समझा दूंगा, नंबर थोड़ी ना आ जाएंगे। तो मैंने कहा पहले बात तो ये लिखना जी, अगर किसी आदमी ने प्रोडक्ट को ना देखा हो तो कैसे पहचानेगा। तो मैंने कहा था आप कहना कि वो टेंजिबल भी हो सकता है, वो इंटेंजिबल भी हो सकता है, कैन बी हैंडेड, सीन, फिजिकल इफेक्ट, ये सब बातें लिखवाई थी। तो पहले में मैंने यही बातें आपको लिखवा दी थी, हैंडेड, सीन, फिजिकल, फेल्ट, इंटेंजिबल, जो नॉट फिजिकल होगा। इसके बाद मैंने कहा था उसका एक प्राइस होगा। तो इसमें बड़ी सारी बातें क्या लिखो प्राइस में, भाई हम बिजनेस कॉस्ट को डिटरमाइन करता है और प्राइस चार्ज करता है। प्राइस इन्फ्लुएंस होता है डिमांड और सप्लाई से। प्राइस वहां होता है जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी प्रोवाइडेड होता है। प्राइस, क्वालिटी, मार्केट, इन सब से डिवाइड होता है। आजकल कॉम्पिटिटिव में मार्केट प्राइस हम डिसाइड नहीं करते, मार्केट देती है। हम तो कॉस्ट को कम करते हैं, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़कर आजकल सेल प्राइस नहीं निकाले जाते। ये सब बातें मैंने इसमें लिखवा दी थी कि जी बिजनेस तो कॉस्ट डिटरमाइन करता है, प्राइस चार्ज करता है, डिमांड सप्लाई इन्फ्लुएंस करती है, मार्केट प्राइस वो होता है जहां पर क्वांटिटी प्रोवाइडेड इक्वल टू क्वांटिटी डिजायर होती है, और मार्केट प्राइस क्वालिटी, मार्केटिंग और टारगेटेड ग्रुप से डिसाइडेड होता है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में मार्केट हमें प्राइस देती है, बिजनेस सिर्फ कॉस्ट पर काम करता है और प्रॉफिट निकालता है। कॉम्पिटिटिव बिजनेस आजकल मार्केट प्राइस प्रॉफिट में कॉस्ट जोड़, कॉम्पिटिशन के जमाने में ऐसा नहीं हो पा रहा, हम तो कॉस्ट पे काम करते हैं। तीसरी खासियत हमारे प्रोडक्ट में होगी कि वो प्रोडक्ट किसी को सेटिस्फेक्शन देगा, उसके अंदर मेन खासियत होगी सेटिस्फेक्शन। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पास होंगे, आपको सेटिस्फेक्शन हो रही है, मैं लिख पाऊंगा, सेटिस्फेक्शन देगा दूसरे को। ये प्रोडक्ट के अंदर खासियत होगी। मेरी सर्विस में क्या खासियत है आप समझ तो रहे हैं, आप लिख पाएंगे, आपको ये सेटिस्फेक्शन हो रही है, ठीक है जी मेरे एग्जाम में लिखा तो जाएगा, मैं इसके अंदर क्या लिखूं। अब मैं खाली ऊपर की लाइन बेटे ऊपर का कर लो, अंदर का हो जाएगा मैटर, अंदर में क्या लिखूंगा। तो देखिए मैंने अंदर में क्या क्या बातें बोली थी आपको। मैंने कहा कंज्यूमर नीड को सेटिस्फाइड करेगा जो वो प्राइस देता है।
प्राइस डिसाइड ही ऐसे होगा कि वो नीड कितनी सेटिस्फाइड कर रहा है, कंज्यूमर नीड को सेटिस्फाइड करेगा प्रोडक्ट। दूसरी लाइन लिखूंगा, बिजनेस प्रोडक्ट का एक फीचर है, आफ्टर करेगा यूजर एक्सपीरियंस को देखते हुए। बिजनेस प्रोडक्ट में जो भी फीचर है, मतलब जो भी, मैं पहली लाइन मैंने ये लिखवानी है कि इसका जब हम प्राइस डिसाइड करते हैं वो प्राइस डिसाइड ही सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग होता है, कंज्यूमर की नीड को हम कितना सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसे जैसे प्रोडक्ट डेवलप होता है, प्रोसेस में होता है डेवलपमेंट की, तो यूजर के एक्सपीरियंस को देखते हुए हम उसे अल्टर करते चले जाते हैं, मतलब सेटिस्फेक्शन को अल्टर करते चले जाते हैं। मान लो उसको मीठा कम लग रहा है, मैंने यहां पे एग्जांपल बताया था आपको अंकल चिप्स का, कि मान लो, मैंने कहानी में वैसे ही कह रहा हूं, मान लो अंकल चिप्स के नमक का टेस्ट ठीक नहीं आ रहा था, तो जैसे वो प्रोडक्ट डेवलप हुआ यूजर के एक्सपीरियंस के बेस पर, उसके सेटिस्फेक्शन फीचर को चेंज किया हमने। तीसरी बात, प्रोडक्ट इस तरह का बना होना चाहिए जिससे वैल्यू सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड हो। वैल्यू सेटिस्फेक्शन का मतलब जितने वो पैसे दे रहा है उतनी सेटिस्फेक्शन तो उसको मिले, और कस्टमर को फीचर के अंदर लिखना है, ये उसका एक फीचर है, कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने से लेकर प्रोडक्ट की लाइफ तक वैल्यू मिलनी चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट अच्छा माना जाएगा, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। तो ये सब बातें मुझे देनी है, तो ये तीन बातें मैं इसमें लिखूंगा, और मैं ये नहीं लिखने की तरफ चल रहा था। फिर मैं चौथी बात लिखूंगा कि सारा बिजनेस उसके आसपास घूम रहा होगा। तो पहले तीसरी बात लिख रहे थे हम, तो मैं तीसरी बात को लिखवा दूं, फिर चलेंगे। तो समझा चुका था मैं सारी बातें, आज तो लिखनी है, कल पिछली क्लास में लिखनी रह गई थी। आ जाओ, प्रोडक्ट have certain feature that deliver satisfaction। प्रोडक्ट आपको एक फीचर है प्रोडक्ट का कि वो सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा। मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि आप देखी नहीं वो चीज, किसी दूसरे को बतानी है, वो जाके पहचान ले फैक्ट्री में कि ये प्रोडक्ट है। तो इससे पहली बात कि बेस ये फीचर होगा सबसे बड़ा, ए प्रोडक्ट फीचर ए प्रोडक्ट फीचर is that satisfied a consumer need। satisfies a consumer need, वो कंज्यूमर नीड को सेटिस्फाइड कर रहा होगा। अगली बात समझो मैंने क्या बताना है हमको, बताओ। इससे अगली बात याद करते रहा करो साथ साथ। अगली बात क्या लिखूं, कंज्यूमर नीड को सेटिस्फाइड कर रहा होगा, और प्राइस डिटरमाइंड भी इसी से हो रहा होगा। आगे लिखें, यही फीचर डिटरमाइंड करेगा, फीचर डिटरमाइंड प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होगी, यही फीचर करेगा डिसाइड। अगली बात मैंने आपको बताया था कि हम अल्टर करते रहते हैं इसके फीचर को, सेटिस्फेक्शन वाले फीचर को अल्टर करते रहते हैं जैसे जैसे यूजर का एक्सपीरियंस आता है हमारे पास। तो लिखे एंड बिजनेस अल्टर फीचर्स, अल्टर फीचर, फीचर कौन सा, यही वाला, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, कौन से वाला कि सेटिस्फेक्शन, अल्टर फीचर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस to optimize the user experience, to optimize the user experience, ताकि हम उनके एक्सपीरियंस को उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से चेंज करते रहते हैं।
ऑप्टिमाइज द यूजर एक्सपीरियंस। अगली बात, प्रोडक्ट जो होगा वो वैल्यू प्रोवाइड करेगा, मतलब वैल्यू सेटिस्फेक्शन देगा। जितनी आप वैल्यू कर दे रहे हैं उस हिसाब से आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी, वही हमारा प्रोडक्ट होगा। लिखें, प्रोडक्ट शुड बी एबल टू। बच्चों साथ साथ बोलते रहें। अगर आप साथ साथ नहीं बोलेंगे कोई फायदा नहीं होने वाला। साथ साथ डेली की क्लास को 2-3 बार रिवाइज करें। प्रोडक्ट शुड एबल टू प्रोवाइड वैल्यू सेटिस्फेक्शन। प्रोडक्ट शुड be able to provide value satisfaction to the customers for whom they are met। जिसके लिए हमने प्रोडक्ट बनाया है उसे वो वैल्यू सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा। आप ना ये इनके साथ साथ हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में भी किसी भी तरह से लिखे, आपको ये याद होना चाहिए। आप इसके साथ यहां पे साइड में छोटी सी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में, जो सी मर्जी लैंग्वेज, अपनी वो वाली लैंग्वेज जो आप चैटिंग लैंग्वेज कहते हो, चैटिंग लैंग्वेज में लिखना चाहो तो चैटिंग लैंग्वेज में लिख लो, पर साथ साथ याद रहना चाहिए, तो लिखना जरूरी है। मेंट। अगला, एक प्रोडक्ट वही अच्छा होगा जो प्रोडक्ट के खरीदने से लेकर पूरी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तक उसको वैल्यू प्रोवाइड करेगा, मतलब वैल्यू सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। जितने पैसे दे रहा है उतनी वैल्यू मिलेगी। तो लिखिए इस बात को, एक कस्टमर्स क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस, क्यूमुलेटिव मतलब टोटल, क्यूमुलेटिव experience with a product, a customer cumulative experience with a product from its purchase to the end of purchase to the end of its useful life, is an important component of a product feature, प्रोडक्ट के फीचर का ये कंपोनेंट है, स्टार्टिंग से एंड तक का जो एक्सपीरियंस है उसका। इसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि प्रोडक्ट के अंदर चौथी खासियत मिलेगी आपको, प्रोडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सभी ये बिजनेस के सेंटर में बैठा होगा, सभी जितनी भी एक्टिविटीज है सबके इसके इर्द गिर्द घूम रही होंगी, सभी बिजनेस एक्टिविटी को यही ड्राइव कर रहा होगा, यही ड्राइविंग फोर्स होगा। सभी एक्टिविटी जैसे सेल, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक, सभी इसी से चल रही होंगी। बस यही बात लिखनी है इसमें। प्रोडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा बिजनेस के लिए। अपना चौथा पॉइंट यही था। आ जाओ लिखे फोर्थ, प्रोडक्ट इज पिवोटल, मतलब इंपॉर्टेंट, PIVOTAL, फॉर बिजनेस। तो लिखिए, द प्रोडक्ट इज
the product is at the center of business around. The product is at the center of business जिसके चारों तरफ सारी एक्टिविटीज घूम रही होंगी. अराउंड विच all strategic activities revolve. All strategic activities revolve, इर्द गिर्द घूम रही होंगी. रिवॉल्व, घूमना, इधर इर्द गिर्द घूमना. दूसरी बात क्या लिखी थी कि यही ड्राइवन फोर्स होगा, सभी को ड्राइविंग यही कर रहा होगा कि भाई सब चलो काम करो, सभी इसी के बारे में बातें कर रहे होंगे. प्रोडक्ट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द बिजनेस एक्टिविटीज. प्रोडक्ट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड बिजनेस एक्टिविटीज. सभी बिजनेस एक्टिविटी के पीछे यही काम कर रहा होगा. प्रोडक्ट ही चालू करता है इन सबको. द प्रोडक्ट इनेबल प्रोडक्शन, क्वालिटी, सेल्स, मार्केटिंग, सब प्रोडक्ट के लिए चल रही हैं ये. लॉजिस्टिक, एंड अदर बिजनेस प्रोसेसेस. अदर बिजनेस प्रोसेसेस. अब चार बातें हो गई मेरे पास कि बिजनेस है क्या, मैं प्रोडक्ट है क्या. अब प्रोडक्ट की एक यूजफुल लाइफ होगी, एक लाइफ होगी, उसके बाद या तो रीइन्वेंट करना पड़ेगा या वो खत्म हो जाएगा. जैसे टेलीफोन लाइन को मोबाइल ने एग्जॉस्ट कर लिया. ये था मेरा चौथी बात प्रोडक्ट के बारे में. पांचवी बात a product has a useful life. प्रोडक्ट की एक यूजफुल लाइफ होगी. एवरी प्रोडक्ट हैव ए यूजफुल लाइफ. एवरी प्रोडक्ट हैव ए यूजफुल लाइफ. after which it must be replaced. It must be replaced as well as life cycle which is to be replaced as well as a life cycle which is to be नहीं as well as नहीं at the end of life cycle. At the end of life cycle लिखो. At the end of life cycle. End of life cycle.
इट टू बी, जो प्रोडक्ट होगा, इट टू बी रीइन्वेंटेड, or may be ceased to exist, उसे रिप्लेस हो जाएगा एक यूजफुल लाइफ के बाद। एंड ऑफ लाइफ साइकिल में या तो रीइन्वेंट करना पड़ेगा या वो मार्केट से आउट ही हो जाएगा। अब इसमें एग्जांपल दे देंगे। वी हैव observed that fixed line telephone instruments have largely been replaced by mobile phones. Obvious that fixed line telephone instruments क्या करे बच्चों, काम इतना लिखने का है ना। इंस्ट्रूमेंट्स, ओहो, instrument have largely been replaced by mobile phone। तो अब आप लोग मेरी बात को समझे यार। देखो, आप पहले चैप्टर से पढ़ के मेरे पास पहला चैप्टर समझ चुके होंगे कि भाई साहब ऐसे नहीं होता, ये याद नहीं रहता सब्जेक्ट, इसकी मोटी मोटी बातें तो याद रह जाती हैं। आपको अपना हर टॉपिक के बाद अपने आप शॉर्ट नोट बना लेने चाहिए, जैसे मैंने अभी बनाया। देखो, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या क्या बात लिखोगे। मैंने कहा जी जो बिजनेस सेल करता है, मैंने कहा जी जो गुड्स भी हो सकता है और सर्विस भी हो सकता है। मैं आपको एक बार लिख के दिखा रहा हूं सारा, आगे से नोट्स तो आप बनाएंगे, शॉर्टकट नोट्स आप ही के हाथ में, मेरे आपके नहीं है। जो बिजनेस सेल करता है, जो गुड्स और सर्विस होते हैं, जो फिजिकल गुड्स होते हैं, इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये टेंजिबल भी हो सकते हैं, इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। टेंजिबल में लिखना है, इसे आप हैंडेड कर सकते हैं, आप इसे फील कर सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं। लाइक उसका नाम लिख दो, कुछ भी, बुक, फोन, नाम लिख दो इस तरह से, पेन। इंटेंजिबल, नॉट फिजिकल, लाइक तो इंश्योरेंस सर्विस। इस तरह से शॉर्टकट बनाए अपने आप। इसके बाद इसका दूसरा फीचर हैव ए प्राइस। हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं, कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं, प्राइस चार्ज करते हैं। प्राइस इन्फ्लुएंस होते हैं डिमांड और सप्लाई से। प्राइस क्वांटिटी डिजायर इज इक्वल टू क्वांटिटी रिक्वायर्ड के इक्वल होते हैं, क्वांटिटी रिक्वायर्ड के ऊपर। उसके बाद प्राइस क्वालिटी, मार्केटिंग, सेल्स, इन सब पे, मार्केटिंग इस पर डिपेंड करता है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव जमाने में प्राइस मार्केट में पता चलता है, हम तो सिर्फ कॉस्ट पर काम करके प्रॉफिट कमाते हैं। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़कर आजकल डिसाइड नहीं होते, प्राइस मार्केट प्राइस देती है। अब ये सब बातें लिखो अपने आप शॉर्टकट में यहां पर। इसके बाद इसका एक फीचर होता है सेटिस्फैक्शन, ये मेन फीचर होता है सेटिस्फैक्शन। इसके बाद प्राइसिंग यही डिसाइड करता है। इसके बाद एक डेवलपमेंट के बाद, आफ्टर ए डेवलपमेंट, इस फीचर में चेंज किए जाते हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से। इसके बाद क्यूमुलेटिव
एक्सपीरियंस बताता है हमारा प्रोजेक्ट कैसा है स्टार्टिंग से एंड तक का कस्टमर का। अब ये बातें खुद पढ़ के शॉर्टकट बनाओ यार। इसके बाद मैंने कहा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, पिवोटल होगा, इंपॉर्टेंट होगा। मैंने कहा सभी एक्टिविटीज इसके अराउंड घूम रही होंगी। मैंने कहा इसके बाद मैंने कहा जी ये ड्राइविंग फोर्स होगी। मैंने बताया बड़ी सारी एक्टिविटीज है जो इसके चारों तरफ घूम रही होगी, जैसे सेल, मार्केटिंग, प्रोडक्शन। बस इसके बाद इसकी एक यूजफुल लाइफ होगी। यूजफुल लाइफ के बाद ये रिप्लेस हो जाएगा और एंड ऑफ द लाइफ साइकिल में, एंड ऑफ लाइफ साइकिल में या तो इसको रीइन्वेंट करना पड़ेगा या फिर ये सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा। बस ये हमारे प्रोडक्ट है। मेरी बात समझो, प्रोडक्ट लिखने के लिए आए और आप मुझे कहे जी क्या लिखूं, तो ये मैटर चाहिए जी अंदर प्रोडक्ट में, बातों से काम दौड़ना चल जाएगा। अब मेरा अपना दूसरा टॉपिक शुरू होता है जो मुझे अभी बात करनी। मेरा अभी पहला टॉपिक चल रहा है। पहले टॉपिक में मुझे बात करनी थी प्रोडक्ट किसे कहते हैं, मेरी डिस्कशन हो चुकी। अब मेरी डिस्कशन होगी लाइफ साइकिल किसे कहते हैं। और आपको मैंने लाइफ साइकिल वैसे तो समझा ही दिया था भाई, हर प्रोडक्ट का ये लाइफ साइकिल होता है। यहां पे कौन सी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, यहां पे स्टेबल बनानी चाहिए। यहां पर आपकी स्ट्रेटेजी वो, यहां पे तो ग्रोथ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए स्टार्टिंग में, यहां स्टेबल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और यहां पर खत्म करना चाहिए, रिट्रेंचमेंट होनी चाहिए। ये सब बातें बताई थी मैंने आपको, याद है ना भी। एक प्रोडक्ट होता है वो इंट्रोडक्टरी स्टेज में भी होता है, वो ग्रोथ स्टेज में होती है, मैच्योरिटी स्टेज होती है और डिक्लाइन स्टेज होती है। यहां पर हमें ये स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, यहां ये स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और यहां ये स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। मुद्दा ये होता है, आ गया लाइफ साइकिल तो समझ में, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। लिख के दिखाओ जरा, आ गया समझ में, मुद्दा लिखने का है। अब मैं लाइफ साइकिल में क्या लिखूंगा, मेरे लिए यह मुद्दा है लाइफ साइकिल में लिखना क्या है। मैं लाइफ साइकिल में लिखूंगा सबसे पहले स्ट्रेटेजिक चॉइस, जो हमारा चैप्टर ने पढ़ा था स्ट्रेटेजिक चॉइस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसका, ये इंपॉर्टेंट चल भाई कंसेप्ट है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शॉर्ट वर्ड में बोल रहा हूं। ये पीएलसी गाइड करता है कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी है। एक ही बात है, दोनों बस बढ़ा के लिखी है, कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी है। पहले तो ये बात है स्ट्रेटेजिक चॉइस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीएलसी, और कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी है मैं पहली बात तो यही बात लिखूंगा, हो गई। इसके बाद जो ये कर्व है ये एस शेप की कर्व होती है। दूसरी बात ये एस शेप की कर्व है, इसके अंदर ये सेल्स और यहां पे सेल आती है, यहां पे सेल और इसका टाइम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन से टाइम में है इसके बीच में रिलेशन दिखाती है। सेल और टाइम ऑफ प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप दिखाती है। और हमारे पास टाइम की 4 स्टेज है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। मैं ये वाली बात लिखूंगा और इसके बाद मैं इन चारों स्टेज को एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा कि इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या लिखूं, फिर सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। मैं ये चारों स्टेज लिख दूंगा। मैं चारों स्टेज में कुछ कॉमन बातें बता दूं जो मैं लिखना चाहूंगा। पहली बात तो मैं लिखूंगा, इनके नाम बता दूंगा कि नाम क्या है। फर्स्ट स्टेज का नाम होता है इंट्रोडक्शन स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज। सेकंड स्टेज का नाम होता है ग्रोथ स्टेज। थर्ड स्टेज का नाम होता है मैच्योरिटी स्टेज और इसका नाम होता है डिक्लाइन स्टेज। फिर मैं बता दूंगा सेल के बारे में। यहां पर सेल्स ग्रो करती है, अभी स्टार्टिंग ही हुई है। यहां पर
एक्सपेंडली ग्रो करती हैं, एकदम बड़ी ज्यादा रैपिडली ग्रो करती हैं। यहां पर डिमांड रैपिडली ग्रो करती है, रैपिडली एक्सपेंड करती है, मतलब बड़ी तेजी से बढ़ती हैं। मैच्योरिटी स्टेज में ग्रोथ रेट स्लो हो जाता है, और यहां पर सेल एकदम नीचे गिरती है, ड्राफ्टली डाउनवर्ड गिरती है, यहां पर शार्पली डाउनवर्ड फॉल होती है इन सेल्स। मैं पहले तो ये कहूंगा कि मेरी फर्स्ट स्टेज इंट्रोडक्टरी स्टेज है, इसमें सेल बड़ी ग्रोथ से बढ़ती है। ऐसे मैं सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूं। इसमें मैं लिखूंगा कि ये सेकंड स्टेज है, इसके ग्रोथ स्टेज बोलते हैं, इसमें डिमांड रैपिडली एक्सपेंड करती है। इसमें बोलूंगा मैं ये थर्ड स्टेज है, इसे मैच्योरिटी स्टेज बोलते हैं, इसमें ग्रोथ स्लो हो जाती है, ग्रोथ रेट स्लो हो जाता है। डिक्लाइनिंग स्टेज ये मेरी चौथी स्टेज है, इसके अंदर सेल शार्पली डाउन होती है। आगे थोड़ा सा मार्केट के बारे में लिख दूंगा। इसके अंदर मार्केट लिमिटेड होती है, लोगों को पता ही नहीं होता। मार्केट लिमिटेड होती है, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता, अवेयरनेस ही नहीं होती। नो अवेयरनेस नहीं होती। कंपटीशन ना के बराबर होता है, अभी तो स्टार्टिंग है ना, ये कंपटीशन ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल कंपटीशन होता है। ठीक है, यहां पर हम प्राइस बड़ा हाई डिसाइड करते हैं, लो सेल ग्रोथ होती है, लोगों को पता नहीं होता, प्राइस हाई होते हैं, रखते हैं, स्टार्टिंग होती है हमारी, हम प्राइस हाई रखते, लोग जानते नहीं है। इंट्रोडक्टरी स्टेज ये बिल्कुल नया स्टार्टअप है। इंट्रो सेल में ग्रोथ होती है, मार्केट लिमिटेड होती है, लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, नेग्लिजिबल है कंपटीशन, लो ग्रोथ होती है और प्राइस बड़ा हाई होता है। यहां पर मार्केट लिमिटेड नहीं, मार्केट बढ़ चुकी होती है, मार्केट एक्सपेंड हो चुकी होती है, लोग भाग भाग कर आते हैं कि जी ग्रोथ से इस पे ये प्रोडक्ट, सबको पता चल जाता है। कंपटीशन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, कस्टमर को नॉलेज हो जाती है, वो प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, कस्टमर अवेयर हो जाते हैं, कस्टमर। मैं ये बातें लिखूंगा इसके अंदर, मोटी मोटी बता रहा हूं सारी बातें। इसके बाद यहां पर मार्केट स्टेबलाइज हो जाती है, यहां पर मैच्योरिटी स्टेज में जो प्राइस होते हैं वो कम हो जाते हैं, प्रॉफिट कम हो जाते हैं, स्टफ कंपटीशन आ जाता है, स्टिफ कंपटीशन, स्टिफ मतलब तेज तरार कंपटीशन, स्टिफ कंपटीशन आ जाता है। यहां तो नेग्लिजिबल होता है, यहां इंक्रीज होता है, यहां पे स्टिफ कंपटीशन होता है, जिससे प्रॉफिट कम होते हैं, मतलब गला काट कंपटीशन होता है। यहां पर अपने आप को मेंटेन करने के लिए काम किया जाता है। डिक्लाइन स्टेज में मैंने शार्प डाउन होता है और न्यू प्रोडक्ट आ जाते हैं, न्यू प्रोडक्ट रिप्लेस कर देते हैं आपको। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाते हैं या रिट्रेंचमेंट हो जाता है उनका। ये बातें लिखूंगा मैं, पहले मेरे को आप देख लो, लाइफ साइकिल में मैं लिखूंगा। स्ट्रेटेजिक चॉइस बनाने के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पीएलसी, ये गाइड करता है कि कौन सी स्ट्रेटेजी लगाना है। एस शेप का होता है, ये सेल और टाइम के बीच में रिलेशन दिखाता है, और ये सब टाइम है, 4 तरह के टाइम है। और फिर इन टाइमों को बताना शुरू कर दूंगा। फर्स्ट स्टेज इंट्रोडक्टरी स्टेज है, सेल ग्रोथ कर रही होती है, मार्केट लिमिटेड होती है, लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, कॉम्पिटिशन होता नहीं है। फिर ऐसे ही सेकंड ग्रोथ स्टेज, डिमांड बड़ी ज्यादा रैपिड बढ़ती है, ग्रोथ से पता चल जाता है, मार्केट एक्सपेंड हो रही होती है, लोग अवेयर हो जाते हैं, कंपटीशन बढ़ जाता है। इधर पढ़ूंगा मैच्योरिटी स्टेज, ग्रोथ रेट स्लो हो जाता है, मार्केट स्टेबलाइज होती है, स्टिफ कंपटीशन हो जाता है, प्रॉफिट कम हो जाते हैं, हम अपने आप को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं कि प्रॉफिट मेंटेन रह सके। डिक्लाइन स्टेज में शार्पली डाउन आता है, सेल के अंदर नए प्रोडक्ट रिप्लेस कर लेते हैं, पुराने प्रोडक्ट को या तो डाइवर्स्ट करना पड़ता है या रिट्रेचमेंट करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है दोबारा वापस उठाने की।
इसके बाद मैं क्या लिखूंगा लाइफ साइकिल में? लाइफ साइकिल में इसके बाद मैं लिखने के अगला क्या हूं, लाइफ साइकिल में इसके बाद मैं थोड़ी सी इसकी एडवांटेज बताना शुरू करूंगा और इसकी मेन एडवांटेज बताऊंगा। इससे प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बन जाता है, प्रोडक्ट का प्रोफाइल बन जाता है, पोर्टफोलियो बन जाता है, प्रोफाइल नहीं, प्रोफाइल कह रहा हूं, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब मुझे कौन सा प्रोडक्ट रखना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं रखना है। मतलब मुझे टाइम के हिसाब से, मान लो मैं डिक्लाइन स्टेज में हूं, डिक्लाइन स्टेज पे हूं, मैं डिक्लाइन कह रहा हूं, हाँ डिक्लाइन स्टेज पे है, तो मुझे प्रोडक्ट बंद करना है, डाइवर्स्ट करना है। मान लो मैं इंट्रोडक्टरी स्टेज पे हूं, इंट्रोडक्शन स्टेज पे हूं, तो मुझे इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करना है। तो मेरे पास एक पोर्टफोलियो बन जाता है कि मुझे कौन से प्रोडक्ट रखने हैं, कौन से हटाने हैं, किस में ग्रोथ करनी है, किस में ग्रोथ नहीं करनी है। एक तो ये बात लिखूंगा, ये बात भी लिख दूंगा कि जो डिक्लाइन स्टेज में होते हैं प्रोडक्ट, उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है इनको बाहर निकालो। एक लाइन और लिख दूंगा, एग्जाम्पल लिख दूंगा इसके बाद, तो एग्जाम्पल लिख दूंगा। एग्जाम्पल ये रुक जो, अभी एग्जाम्पल लिखूंगा। प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो तैयार हो जाता है, डिक्लाइन स्टेज वाले प्रोडक्ट पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। पीएलसी मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के जरिए हम लोग अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से बिल्ड कर लेते हैं। सेम वही वाली बात है पहले वाली, अच्छे से बिल्ड कर लेते हैं कि हमें पता चल जाता है कौन सा प्रोडक्ट रखना है, कौन सा नहीं रखना। यहां पे एग्जांपल भी दे सकते हैं कि जी हम ये जो इंट्रोडक्टरी वाले या ग्रोथ वाले हैं उनके अंदर पैसे को इन्वेस्ट करें, जो मैच्योरिटी स्टेज वाले हैं वहां पर कैश का होगा, वहां पे कैश ज्यादा होगा, उस कैश को कहीं और इन्वेस्ट करें। सब पता चल जाता है हमें इससे। और अगर हम डाइवर्स वाले हैं तो हमें, डिक्लाइन स्टेज वाले हैं तो उसको डाइवर्स करें। इस तरह से हम पोर्टफोलियो बना पाते हैं। ये सारी बातें मैं लिखवाऊंगा, आप पहले ये समझ लो कि मुझे पीएलसी में क्या क्या लिखना है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये गाइड करता है स्ट्रेटेजी को चूज करने में। एस शेप होती है और सेल टाइम। पहले तो ये चार ही बातें लिखवा दूं, ये दो, मतलब एक बात ये और एक बात ये। पहले तो ये दो बातें लिखवा दूं लाइफ साइकिल में, फिर आगे पढ़ाता चला जाऊंगा और लिखवाता चला जाऊंगा। आ जाओ, लिखना शुरू करो। लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट in the strategic choice is that of product life cycle। लिखें, an important concept in the strategic choice इज डेट ऑफ पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्ट्रेटेजिक चॉइस में पीएलसी। इसके बाद यूजफुल कंसेप्ट है जो गाइड करता है कि मुझे कौन सी स्ट्रेटेजी चूज करनी है। इट इज ए यूजफुल कंसेप्ट फॉर गाइडिंग स्ट्रेटेजिक चॉइस। इट इज ए यूजफुल concept for guiding strategic choice। इसके बाद ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरी बात, एस शेप का होता है, एस शेप का होता है जो सेल और टाइम प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन दिखाता है, और ये सब टाइम है। यही बात लिखूंगा, लिखो
essentially product life cycle is an S-shaped curve. S-shaped curve which जो रिलेशन स्थापित करता है, which exhibits the relation of sale with respect of time of a product, which exhibits the relationship of sales with respect of time of product that passes through the, बताया था कितनी स्टेज है, चारों के नाम था, passes through the 4 stages फोर सक्सेसिव स्टेज, एक के बाद एक स्टेज, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, 4 सक्सेसिव स्टेज ऑफ इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी and decline. मैंने ये बात लिख दी दोनों कि जी ये होता है। अब तो मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूंगा। ये इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है, इसमें सेल में ग्रोथ होती है, कंपटीशन ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है, मार्केट लिमिटेड होती है, प्राइस हाई होते हैं, लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। यही बात लिख दूंगा सारी। आ जाओ अब ये वाली लाइन लिखता हूं। द फर्स्ट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ पीएलसी, पीएलसी मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इज द इंट्रोडक्टरी स्टेज विद, is the first stage of the PLC is the introduction stage with, यहां पे क्या आएगा, स्लो सेल्स ग्रोथ, in which competition is almost negligible, in which competition is almost negligible। अब प्राइस ज्यादा रखते हैं हम, क्योंकि लोग अवेयर तो होते नहीं,
प्राइस रिलेटिवली हाई, प्राइस रिलेटिवली हाई, relatively high, and market are limited, and market are limited, और मार्केट लिमिटेड होती है। क्या आपको ये सारी बातें याद हो गई? इंट्रोडक्शन स्टेज होती है फर्स्ट स्टेज, जिसमें स्लो सेल ग्रोथ होती है, कंपटीशन नेग्लिजिबल होता है, प्राइस हाई होते हैं, मार्केट लिमिटेड होती है। द ग्रोथ इन सेल एट लोअर रेट, क्योंकि लोग अवेयर नहीं होते। द बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलने वाला। आप लोगों को तो लगता है ये क्यों लिखूं मैं पागल हूं, इतना टाइम लगाऊंगा। आप पढ़ लो बेटे, आप सीधा सुन लो, सुनने से अगर सीए बनते दुनिया बन जाती। द ग्रोथ इन सेल्स एट लोअर रेट बिकॉज, ग्रोथ के कम होने के चांसेस क्या है? लोग अवेयर ही नहीं होते। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, lack of awareness, lack of awareness on the part of customer, on the part of customers, on the part of the customer। अब मैंने अपनी पहली स्टेज लिखवा दी बेटे, आपको बड़े आराम से लाइफ साइकिल यहां तक याद हो गया होगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्ट्रेटेजिक चॉइस का, गाइड करता है स्ट्रेटेजिक चॉइस को कौन से स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए चूज करने में। उसके बाद एस शेप कर्व है, रिलेशनशिप दिखाता है सेल्स और टाइम ऑफ प्रोडक्ट में। 4 स्टेजेस है हमारा प्रोडक्ट जहां से गुजरता है। फर्स्ट स्टेज इंट्रोडक्शन स्टेज है, जहां पर स्लो सेल ग्रोथ होती है, कंपटीशन नेग्लिजिबल होता है, प्राइस हाई होते हैं, मार्केट लिमिटेड होती है, और जो सेल में ग्रोथ है उसे कम होने का कारण कि कस्टमर अवेयर ही नहीं होते हमारे प्रोडक्ट के प्रति। अब मैं ऐसे ही अपना दूसरा लिखूंगा, दूसरी स्टेज। अब देखो दूसरी स्टेज, सेकंड स्टेज ग्रोथ स्टेज है। यहां पर रैपिड एक्सपेंशन होती है, मार्केट के लोग एक्सपेक्ट कर चुके होते हैं, डिमांड बड़ी ज्यादा रैपिड बढ़ती है। इसके बाद प्राइस गिरने शुरू हो जाते हैं, प्राइस उतने तेज से नहीं बढ़ते, कंपटीशन बढ़ जाता है, मार्केट एक्सपेंड हो जाती है, कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाती है। यही सारी बातें हम अब लिखेंगे इसके अंदर। आ जाओ मेरे साथ साथ। द सेकेंड स्टेज ऑफ पीएलसी, growth stage with the second stage of PLC is growth stage with rapid market acceptance। मार्केट एक्सेप्ट कर चुकी होती है प्रोडक्ट को। और लिखेंगे इसमें इन द ग्रोथ स्टेज, वही सारी बातें जो मैंने बताया। इन द ग्रोथ स्टेज डिमांड एक्सपेंड रैपिडली, demand expands rapidly, price falls, competition increase,
एंड मार्केट एक्सपेंड, मार्केट एक्सपेंड। और इसमें भी, उसमें तो लिखा था कि हमें कस्टमर को नॉलेज नहीं होती, इसमें कस्टमर खरीदने के लिए तैयार होता है, उसको नॉलेज होती है। द कस्टमर हैव नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द प्रोडक्ट। द कस्टमर have knowledge about the product and show interest in purchasing it, purchasing it, and show interest in purchasing it। अब ये हो गया बेटे सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज के बाद मैं लिखूंगा थर्ड स्टेज के बारे में। थर्ड स्टेज ये मैच्योरिटी स्टेज होती है, इसमें सेल स्लो डाउन हो जाती है, ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है ग्रोथ रेट। इसके अंदर कंपटीशन टफ हो जाता है, यहां पर प्रॉफिट कम होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि स्टिफ कंपटीशन आ जाता है, और हम अपने आप को बनाकर रखने में, मेंटेन करने पर पैसा लगाते हैं। अब हम आपको मेंटेन करना ही बड़ा भारी हो जाता है। थर्ड पार्ट लिखते हैं, थर्ड, द थर्ड फेज ऑफ पीएलसी इज, the third phase of PLC is maturity stage, third phase of PLC is maturity stage, where there is slowdown in the growth rate, in the growth rate, where there is slowdown in the growth rate, ग्रोथ रेट में कमी आ जाती है। इस स्टेज पर कंपटीशन टफ हो जाता है, मार्केट स्टेबलाइज हो जाती है। in this stage the competition get tough and market gets stabilized। in this stage competition gets tough and market gets stabilized। मार्केट वहीं रुक जाती है। इसके बाद प्रॉफिट कम होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि कंपटीशन बड़ा हार्ड हो जाता है। प्रॉफिट्स कम डाउन बिकॉज ऑफ स्टिफ कंपटीशन। स्टिफ कंपटीशन में गला काट कंपटीशन। बिकॉज ऑफ स्टिफ कंपटीशन। इस स्टेज पर हम अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। एट दिस स्टेज of PLC is
नहीं, एट दिस स्टेज ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करता है, ऐसे लिखेंगे। एट दिस स्टेज organization have to work maintaining stability, have to work for maintaining stability। हम स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। और बच्चों अब आएगा मेरा फोर्थ फेज। फोर्थ फेज में मुझे क्या लिखना होगा, जरा ध्यान से समझे। फोर्थ फेज ये डिक्लाइन फेज है, यहां पर शार्प डाउन हो जाता है सेल में, प्रॉफिट गिरने शुरू हो जाते हैं, नया प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है जो रिप्लेस करते हैं, और हमें यहां पर या तो डिवेस्टमेंट या रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी लगा लेनी चाहिए। लिखें, द फोर्थ इन द फोर्थ स्टेज, इन द फोर्थ स्टेज of PLC is declines with sharp downward in the fourth stage of PLC is declines with sharp downward drift in sales, बड़ी तेजी से डाउनवर्ड आता है और प्रॉफिट गिरने शुरू हो जाते हैं। द सेल्स एंड प्रॉफिट फॉल्स डाउन शार्पली द सेल्स, यार क्या हो रहा है, ये कंप्यूटर नहीं सही चल रहा। द सेल्स एंड प्रॉफिट्स फॉल्स डाउन शार्पली ड्यू टू सम न्यू प्रोडक्ट replace the existing project। due to some new product replace the existing product। आगे हमें कंबाइंड स्ट्रेटजी लगानी पड़ती है कि जी पहले इसको डिवर्सिफिकेशन करूं, रिट्रेचमेंट करूं। सो ए combination of strategy can be implemented to stay in the market either by diversification or retrenchment। A combinations of strategy। अब मेरा पहला चैप्टर पढ़ रहा हो तभी तो कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी का मतलब समझ में आएगा। कैन बी इंप्लीमेंटेड टू स्टे इन द मार्केट आइदर बाय डाइवर्सिफिकेशन और रिट्रेंचमेंट। एग्जाम में आएगा तो मुझे ये लिख के आना पड़ेगा भाई, तभी नंबर मिलेंगे। आप थोड़ा बहुत तो लिख के किस कर सकते हो, ये थोड़ी ना आप अपनी भाषा लिख डालूंगा मैं ही अपनी भगवान है, अपन जो लिखेगा वही चलेगा। इसके बाद ये बना दो
टाइम और सेल्स। टाइम में 1 2 3, चौथी तो लास्ट वाली होगी अपने आप ही, तो यहां से उठाएंगे और एस शेप बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से एस शेप बनाने की कोशिश करेंगे। ये इस तरह से ऐसा बना हुआ है। ये इंट्रोडक्शन है, ये ग्रोथ है, ये मैच्योरिटी है और ये डिक्लाइन है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसके बाद इसकी थोड़ी सी एडवांटेज लिख देंगे और मैंने क्या कहा था, ये प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बनवा देगी कि कौन सा प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए, कौन सा रखना चाहिए। बस ये इसकी मेन एडवांटेज है। द मेन एडवांटेज ऑफ PLC approach is that it can be used, वो प्रोफाइल बनाने में काम आएगी। द मेन एडवांटेज of the PLC approach is that it can be used to diagnose a portfolio of the product or business diagnose a portfolio of the product or business। ये हमें प्रोडक्ट्स का और बिजनेसेस का पोर्टफोलियो बना देती है in order to establish the stage which each of product exists, which each of the product exist। हमारा प्रोडक्ट कौन से स्टेज पर है उसको देखते हुए एक पोर्टफोलियो बना देती है और उस हिसाब से हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है। डिपेंडिंग ऑन जो इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है, डिपेंडिंग ऑन डायग्नोज appropriate strategy choose। एक सेकेंड यार, डिपेंडिंग ऑन अप्रोच स्ट्रेटजी, हम इस पे डिपेंड करके अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी चॉइस कैन बी मेड। सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है जो डिक्लाइन स्टेज पर प्रोडक्ट होता है, particular attention is to be paid on the business या प्रोडक्ट जो भी लिख लो, on the business that are in declining stage। Particularly attention is to be paid on the businesses that are in
declining stage. In this way, a balanced profile of business, in this way, balanced profile, balanced portfolio लिख लो, balanced portfolio of business may be built up. In this way, a balanced portfolio of businesses may be built up by exercising a strategic choice based on PLC concept. Based on PLC concepts. बच्चों मेरे पास ये कंप्लीट हुआ। अब तो मुझे इसके बाद आपको करवाना है वैल्यू चेन एनालिसिस। समझा तो चुका हूं, लिखने में बड़ी आफत आती है। आप देखो पीएलसी में आपको क्या क्या लिखना था। अब तक हम एक पहला टॉपिक तो हमारा पहला ही चल रहा है। मैंने पहले प्रोडक्ट का मीनिंग समझाया, फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल समझाया। मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्ट्रेटेजिक चॉइस का, ये गाइड करता है स्ट्रेटेजिक चॉइस के डिसीजन लेने में। उसके बाद ये एस शेप का होता है, ये रिलेशनशिप दिखाता है सेल और टाइम ऑफ प्रोडक्ट में। और हमारा प्रोडक्ट 4 सक्सेसिव स्टेज से होकर गुजरता है, जो नीचे 4 दी गई हैं। पहली स्टेज इंट्रोड्यूस स्टेज होती है जिसमें स्लो सेल ग्रोथ होती है, कंपटीशन होता है। आप पढ़ेंगे रेड रेड वर्ड पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। कंपटीशन नेग्लिजिबल होता है, प्राइस रिलेटिवली हाई होते हैं, मार्केट लिमिटेड होती है। यहां पर ग्रोथ लो होती है क्योंकि कस्टमर को लैक ऑफ अवेयरनेस होती है। सेकेंड स्टेज ग्रोथ स्टेज होती है जहां पर मार्केट को रैपिडली एक्सेप्ट कर लिया जाता है। यहां पर डिमांड एक्सपेंड होती है रैपिडली, प्राइस फॉल होते हैं, कंपटीशन इंक्रीज होता है, मार्केट एक्सपेंड होती है। कस्टमर को नॉलेज होती है प्रोडक्ट की और वो इंटरेस्ट दिखाता है उसको परचेज करने में। थर्ड फेज मैच्योरिटी स्टेज होती है जहां पे स्लो डाउन हो जाता है ग्रोथ का रेट, कंपटीशन बड़ा टफ हो जाता है, मार्केट स्टेबलाइज हो जाती है, वहीं रुक जाती है मार्केट। प्रॉफिट कम होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि स्टिफ कंपटीशन आ जाता है और हम अपने आप को स्टेबल करने पर काम करते हैं, वर्क फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। फोर्थ स्टेज डिक्लाइन स्टेज होती है, यहां पे शार्प डाउन होता है सेल के अंदर। सेल प्रॉफिट दोनों शार्पली डाउन होते हैं क्योंकि नए प्रोडक्ट मार्केट में आ चुके होते हैं। कॉम्बाइंड स्ट्रेटजी लगाई जाती है इनके लिए कि डिवर्सिफिकेशन या रिटैचमेंट। इस तरह से हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है। इसकी एडवांटेज होती है कि हम एक डायग्नोज प्रोफाइल बना देते हैं प्रोडक्ट का और उनकी स्टेजेस के आधार पर वो किस स्टेज पर प्रोडक्ट खड़ा है, उसके बाद उसके बेस पर हम एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी लगा लेते हैं और अटेंशन देते हैं डिक्लाइन स्टेज वाले पर सबसे ज्यादा। इस तरह से एक बैलेंस पोर्टफोलियो डेवलप हो जाता है पीएलसी कंसेप्ट के अनुसार। अब मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आपने मुझसे पढ़ना है ना तो एक बार सीख लो। ये पढ़ लिया ठीक है, घर जाके एक बार तो ये लिखना है। दूसरी बात, एक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, हर टॉपिक का शॉर्ट नोट। जैसे पहले अभी प्रोडक्ट का बनाया था, अब प्रोडक्ट वाला तो कल का बनाया हुआ पड़ा ही है, उसको तो लिख ही दो जो आज बनाया होगा। उसके बाद अब लाइफ साइकिल वाले का बनाओ ऐसे। फिर मैं यहां पे वैल्यू चेन बताऊंगा, वैल्यू चेन का बनाओ। ये हो गया एक टॉपिक खत्म। फिर इस तरह से मैं धीरे धीरे बढ़ता चला जाऊंगा। कल हम मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय बच्चों।